तो इस वीडियो में हम वन शॉट में संस्कृत वन का पेपर पूरा के पूरा देखने वाले हैं। ये सारी यूनिवर्सिटीज के लिए रहने वाला है, सारी के सारी। एक बात यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा तो आप पास हो जाओगे या फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। ये मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो संस्कृत पेपर वन है, इट इज अ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज में आपको एप्लीकेशन बेस्ड आना चाहिए और बहुत सारी चीजें होनी चाहिए आपके पास, मतलब आपको अप्लाइड करते आना चाहिए। और जो लैंग्वेजेस रहती ना उसको जैसे के वैसे तो हम लिख नहीं सकते, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आपको एक आइडिया जरूर आ जाएगा कि हाँ भाई मैंने कैसे करना है, कैसे टैकल करना है क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन रहते हैं वो थोड़े मुश्किल ही रहते हैं, वो प्रैक्टिस से ही आते हैं। बस मैं यहाँ पर आपको कंसेप्ट पूरे क्लियर कर दूंगा, बाद में आपकी वो जिम्मेदारी रहेगी कि आप उसको टोटली अच्छे से पढ़े। तो बिना किसी देरी के मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ आपको, अगर ये नोट्स चाहिए होंगे आपको पेपर वन के तो वो 50 रुपीज में पूरे के पूरे नोट्स मिल जाएंगे आपको, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं बहुत ज्यादा, इसलिए ये 50 रुपीज में मिल जाएगा आपको। 7887559633 ये नंबर पे मेरे को कांटेक्ट करना है। सो बिना किसी देरी के हम हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं संस्कृत पेपर वन का, तो वह है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? तो इट इज नथिंग बट 12 खड़ी है, जैसे हिंदी में 12 खड़ी बोलते हैं उसको, और इंग्लिश में ABCD जो रहता है क्या बोलते हैं उसको, अल्फाबेट्स, तो वही है संस्कृत की। ठीक है, तो स्वर 13 है हमारे पास। 13 स्वर में भी हमने डिवाइड किया हुआ है, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और मिश्रित स्वर। तो दीर्घ स्वर कौन से है? तो आ, ई, उ, ए, औ, औ। ठीक है, ह्रस्व स्वर कौन से? तो अ, ई, उ, त्रु, लु। ठीक है, संयुक्त मिश्र स्वर कौन से? तो ए, औ, औ। ठीक है, सो ये हो गया हमारे स्वर। व्यंजन कितने हैं? तो 35 व्यंजन है हमारे पास। और ये अयोग वाहे 2 स्वर है, एक स्वराश्रित भी बोलते हैं इसको, तो अ इसको अनुस्वार बोलते हैं और आ इसको विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, सो व्यंजन कितने हैं? तो व्यंजन 35 है। तो कौन से? क वर्ग के, क ख वर्ग के कठोर बोला जाता है इनको हम, ग घ के मृदु बोला जाता है ये स्वर को, और ड को अनुनासिक बोला जाता है। इसमें भी च वर्ग है, जिसमें मतलब क वर्ग में कौन कौन है? तो पहले 2 जो लाइन है वो कठोर है, दूसरे मृदु है और तीसरे अनुनासिक है। ठीक है, तो क वर्ग में कौन कौन है? तो क ख ग घ ड। च वर्ग में च छ ज झ त्र। ट वर्ग में ट ठ ड ढ न। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। ठीक है, अवर्गीय व्यंजन, जिसका कोई अवर्गीय व्यंजन बोला जाता है इनको, तो श स ह य र ल ब, ये कौन से हो गए? अवर्गीय व्यंजन हो गए। संयुक्त अक्षर, मतलब 2 अक्षरों से मिलके जो बने हुए हैं उनको संयुक्त अक्षर भी बोला जाता है, जैसे श, ये किससे मिलके बना हुआ है? क और श से। न्य किससे बना हुआ है? ज और त से मिलकर बना हुआ है। अब ये उच्चार स्थान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से एमसीक्यूज बन सकते हैं आपको, और यहाँ से एमसीक्यूज ही बनने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ से एमसीक्यू आएंगे ये वर्णमाला में से। तो ठीक है, उच्चार स्थान, स्वर और व्यंजन। उच्चार स्थान मतलब हम कौन से स्वर कहाँ से उच्चार करते हैं वो बताया हुआ है। तो कंठ से स्वर कौन से उच्चार होते हैं? तो आ, ये बेसिक है, आप कोशिश कीजिए। और आ कहाँ पर? स्वर कंठ से निकलते हैं। ठीक है, और व्यंजन क ख ग घ ड ये भी कंठ से निकलते हैं। तालु से कौन से निकलते हैं? तो ई। ठीक है, ये स्वर निकलते हैं तालु से। और व्यंजन कौन से निकलते हैं? च छ ज झ त्र य श। ठीक है, मूर्धा से कौन से स्वर निकलते हैं? तो त्र त्र। और व्यंजन की बात कर ले तो ट ढ ड ढ न र श। दंत से कौन से निकलते हैं? तो ल। ठीक है, और व्यंजन कौन से निकलते हैं? तो त ध ध न ल स, ये दंत से निकलते हैं व्यंजन। ओष्ठ से कौन से निकलते हैं? तो उ। ठीक है, प फ ब भ म, ये व्यंजन है और ये स्वर है। ओके, समझ में आ गया? उसके बाद कंठ एवं तालु से कौन से निकलते हैं? तो ये। ठीक है, स्वर व्यंजन बताए हुए नहीं है। कंठ डोष्ट से कौन से निकलते हैं? तो आओ आओ। ठीक है, ये निकलते हैं। दंतोष्ट, दंत और ओष्ठ से कौन से निकलते हैं? तो स्वर नहीं है लेकिन व्यंजन है एक, वो है व। नासिका से कौन से निकलते हैं? तो स्वर नहीं है लेकिन व्यंजन है अनुस्वार और अनुनासिका। माहेश्वरी सूत्र, जिसको प्रत्याहार सूत्र भी बोलते हैं, तो ये कौन से कितने हैं? तो टोटल 14 है ये। और कौन से है? तो इस पे अ ई उ उन, त्रुलुक, ऐ औ च, ह यवर ट, लन, त्रमडन नम, झ बज, ग ढ त श, ज प ग ढ द श, ख फ
षड दचट तव कपय शसर अहल, ये कितने हैं हमारे माहेश्वरी सूत्र है जो कि 14 है। उसके बाद की बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा वर्णमाला खत्म होता है। ओके, अब देखो मैंने पहले ही बोला था, आपने बहुत ज्यादा जिद की थी, इसलिए मैं यहाँ पर आपको संस्कृत पेपर 1 पढ़ा रहा हूँ। मैंने पहले ही बोला था मेरे को संस्कृत इतने अच्छे से नहीं आती है, समझाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल जाती है, बट स्टिल आई एम प्रैक्टिसिंग कि आपको समझाने की कोशिश करूँ यहाँ से। ओके, सो हम इसके बाद का टॉपिक देख लेते हैं, संज्ञा। तो वर्ण उच्चार क्रिया, यहाँ पर प्रयत्न भूल गया था मैं पढ़ाना, तो देख लेते हैं हम। दो टाइप के प्रयत्न होते हैं, एक अभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। ठीक है, तो अभ्यंतर प्रयत्न में 5 टाइप गिरते हैं हमारे। स्पृष्ट, जब जीवा उच्चार स्थान को पूरे लगती है उसको स्पृष्ट बोला जाता है। सभी वर्गीय व्यंजन इसमें आते हैं। ईशत स्पृष्ट, जीवा उच्चारण स्थान से थोड़ी लगती है। यर लव इसका एग्जाम्पल है। ईशत विव्रत, मुंह खुला रहता है, जैसे श स श श स ह। ठीक है, विव्रत सर्व स्वर एक्सेप्ट अ। ठीक है, जो पूरे के पूरे स्वर अ छोड़ के। सव्रत मतलब मुंह बंद रहता है, रस्व अ। ठीक है, समझ में आ गया, गुड। उसके बाद बाह्य प्रयत्न देख लेते हैं हम। तो अल्प प्राण हो गया, 19 से ये प्राण वायु के कम उपयोग की वजह से अल्प प्राण होता है। जैसे इसमें कौन कौन आता है, क ग ड च ज त्र ट ड न त द न प ब म य र ल भ। ठीक है, अल्प प्राण। महाप्राण में प्राण वायु का ज्यादा उपयोग होता है, जिसमें उसको महाप्राण बोलते हैं। जैसे क ख छ ज ड ढ त थ प फ श स स ह। विवार मतलब स्वर यंत्र का विकास। संवार मतलब स्वर यंत्र का हिचकिचाहट। श्वास, ठीक है, श्वास भी आता है इसमें। उसके बाद नाद आता है, स्वर यंत्र के सर्वत्र के कारण नाद होता है। घोष मतलब ध्वनि का गूंजना। अघोष मतलब ध्वनि नहीं गूंजता जिसमें। वैसे उदांत मतलब तालु के ऊपरी हिस्से को स्पर्श करने वाले। उसके बाद अनुदांत मतलब तालु के निचले हिस्से को स्पर्श करने वाले। स्वरित मतलब उदांत व अनुदांत के बीच में का जो रहते हैं उसको स्वरित बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा खत्म होता है हमारा वर्णमाला। इसके बाद हम संज्ञा देखेंगे। ठीक है, तो ये देखो संज्ञा का सिलेबस देख लो एक बार, ये इतनी है संज्ञा का सिलेबस, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। चलिए, तो संज्ञा में इतना ही देखना है हमको, तो इतना ही देखेंगे हम। जितना ये बताया हुआ है ना मैं उतना ही बताऊंगा, एक्स्ट्रा का कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो चलो, संज्ञा क्या है, संयोग। सबसे पहले संयोग बताया हुआ है संज्ञा में। इसका सूत्र क्या है, हलो अनंतरा संयोग। संहिता पर सन्निकर्ष संहिता, मतलब मधुर प्लस अरि मधुरी। ठीक है, रस्व एक मात्रा कालिक स्वर, रस्व। एग्जाम्पल अ। दीर्घ दो मात्रा कालिक स्वर, दीर्घ उ। लुत्प प्लूत त्रिमात्रा कालिक स्वर, प्लूत। ठीक है, अनुनासिक मुख नासिका वचनो नासिक। ड म न ये इसका आता है पदम। सुक्ति अतम पदम। ठीक है, ये इसका वो हो गया। धातु भावोदयो धातव। उपसर्ग पादे उपसर्ग क्रिया योगे। गुण अधेड़ गुण। वृद्धि वृद्धि शदेश्च। इत उपदेशो अनुनासिक इत। लोप अदर्शन लोप। प्रत्याहार आदिरंतेय सहायता। उदांत उच्चेरुदांत। अनुदांत निच्चेरुदांत। अब ये पॉइंट किसके काय के हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एमसीक्यूज में पूछे जाने वाले हैं। ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ब्लूप्रिंट में भी, और वैसे ही क्वेश्चन उतरते हैं सारी यूनिवर्सिटी के लिए, एमसीआईएसएम के लिए है। मैं मेरे दिल से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद की बात कर लेते हैं हम। स्वरित समाहार स्वरित, ये क्वेश्चन डायरेक्ट डाल देते आपको, मतलब ये खाली कर देते आपका मैच द फिल इन द ब्लैंक्स में, और आपको ये ऐसे डाल देते हैं उसमें काय में, हमारे एमसीक्यूज में। ओके, उसके बाद स्वरण, तो ये आप याद कर लो, रोक रोक के पॉज कर करके, मैं तो पढ़ाऊंगा ना, फास्ट है, वन शॉट है। तो तुल्या या प्रयत्न सुवर्णम। ठीक है, प्रगय इकारांत उकारांत इकारांत द्विवचन पद की प्रगय संज्ञा होती है। निपांत अवयव प्रकरण में बताए गए च आदि की निपांत संज्ञा होती है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या खत्म होता है, तो संज्ञा यहाँ पर हमारी खत्म होती है। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है उपसर्ग। तो 22 उपसर्ग है हमारे को, वो 22 के 22 मैं सिलेबस बता देता हूँ एक बार। चलो ठीक है, ये देखो ये 22 उपसर्ग है, इसके सेंटेंस आपको पूरे के पूरे 22 उपसर्ग के सेंटेंस याद कर लेने, आपको 5 मार्क फिक्स बन जाएंगे यहाँ से। और ये हाथ के मार्क से ये गवाओ मत, तो मैंने सिंप्लीफाइड में कर दिया है आपको। ये 22 के 22 वाक्य याद कर लो, इसमें से जैसे के वैसे पेपर में 5 उतरेंगे। तो प्र छात्र गुरु प्रणामयति, मतलब ये सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। तो प्र का छात्र गुरु प्रणमति। परा सैनिक शत्रु न परायजते। अप चोर धन अपरेति। सम अध्यापक छात्र संस्कुरोति। अनु शिष्य गुरुम अनुसरति। अव अवलक्षणानि त्यजेत। निस गंगा हिमालयात निसरति।
नीर निर्जर पर्वतात् निर्गच्छति, दूस स्वभाव निर्जात भवन्ति, दूर बद्रीनारायण यात्रा दुर्गम अस्ति, वीय राजा सिंहासने विराजते, आ जनक नागरत आगच्छति, नी निर्जल भूमि व्यर्थ, रस अपि श्लेष्मवत्, अधि राम ग्रामम अधिवसति, अति औतिवादो न कर्तव्य, सु गणेश महादेवस्य सुपुत्र, उत गंगा हिमालयत उद्भवति, अभि भारतस्य संगीत अभिजायत, प्रति पुत्र पितरम प्रतिशते, परि पृथ्वी सूर्यम परिक्रमति, उप नरेश अध्ययनम उपक्षते। ये आपको जैसे के वैसे सेंटेंस याद करने पड़ेंगे, याद ही करने पड़ेंगे अगर आपको 5 मार्क चाहिए होंगे तो, क्योंकि जैसे के वैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से उपसर्ग में से। ठीक है, एक LQ यहाँ से बनता है आपको। ठीक है, चलो इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। उपसर्ग के बाद क्या है? उपसर्ग के बाद हमारे पास अव्यय है, वो अव्यय हम यहाँ पर देख लेंगे। तो अव्यय ये देख लेते हैं हम, अव्यय कहाँ पर है। चलिए अव्यय, हाँ ये आ गया अव्यय। चलो, जो शब्द 3 लिंग, सर्ववचन और सब विभक्तियों में समान रहता है उसको अव्यय बोलते हैं। ठीक है, जैसे च इज इक्वल टू और, अपि और, ये भी, खलु सच में, ही निश्चय पूर्वक, तू पर परंतु और, कील ऐसा, नुनु सच में, वाह किंतु अथवा, तावत वैसे, इति इस प्रकार, यथा वैसे, तथा जैसे, यदि यदि, या तो, न नहीं, कुत्र किधर, कहा, कति कितने, एव वैसा, किमि धर्मम किस लिए, कियत कितना बड़ा, इह यहाँ, अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, सर्वत्र हर जगह, अन्यत्र दूसरी ओर, यह साधन साथ में, एकत्र एक साथ, सदा हमेशा, युगपद एक साथ, एवं और, रुते बिना, उच्चे उच्चा, बिना बिना, पुनः फिर से। अब यहाँ क्या रहेगा, मैच द कॉलम रहेगा आपको, सॉरी एक स्पेस दिया हुआ रहेगा और 5 वहां पर आपको ये दिए हुए रहेंगे। क्या दिए हुए रहेंगे? हमारे अव्यय दिए हुए रहेंगे। आपको मैच द फिल इन द कॉलम करना पड़ेगा, कॉलम में फिल करना पड़ेगा वो, और आपको ये वो सेंटेंस पढ़ के प्रैक्टिस करके ही समझ में आएगा, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा, वैसे नहीं आएगा, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। ओके, सो इसलिए मैं बार बार बोल रहा था, संस्कृत मेरी जो है ना वो नहीं है, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, तो संस्कृत थोड़ी टफ ही है। सो मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्टिल आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी इसलिए। चलो इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। इसके बाद का पॉइंट हमारा कारक 15 मार्क के लिए आता है। देखो इधर कारक लिखे हुए हैं जिसके उसके, और साथ ही साथ इधर उसकी विभक्ति लिखी हुई है। अब कारक ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो प्रैक्टिस से आएगा आपको, लेकिन स्टिल यहाँ पर मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ क्या है। तो कारक संस्कृत में 6 बताए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर कारक इससे अलग है। किससे अलग है? जनरली बात की जाए तो कारक यहाँ पर हमारे हिंदी के कारक से बहुत ज़्यादा अलग है, मराठी के कारक से बहुत ज़्यादा अलग है संस्कृत में। यहाँ पर 6 कारक बताए हुए। कर्ता जिसको प्रथमा विभक्ति दी हुई है, कर्म जिसको द्वितीय विभक्ति दी हुई है, करण जिसको तृतीय विभक्ति दी हुई है, संप्रदाय जिसको चतुर्थी विभक्ति दी हुई है, अपादान जिसको 5वीं विभक्ति दी हुई है, अधिकरण जिसको 6ठी विभक्ति नहीं दी हुई है, 7वीं दी हुई है, 6ठी विभक्ति यहाँ पर नहीं होती है, षष्ठी विभक्ति यहाँ पर नहीं होती है, ये गलती मत करना। ओके, सो ये आपको हो सकता है एमसीक्यूज में पूछा जाए। एमसीक्यूज बताए हुए हैं क्या? हाँ, एमसीक्यूज बताए हुए, तो 5 एमसीक्यूज बताए हुए इसमें, तो हो सकता है एमसीक्यू में भी पूछा जाए आपको कि कौन सी विभक्ति है किसकी। ठीक है, सो बिना किसी देरी के, कर्ता का मतलब क्या होता है? जो कर्म करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कर्म क्या होता है? तो कर्ता जो कार्य करता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, उसके बाद करण, कर्ता कर्म करने के लिए जो साधन का उपयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं। क्रिया पूर्णी करने के लिए जो साधन जरूरी होता है वो करण है। जैसे राम बाने न रावण हंती। ठीक है, यहाँ पर बाने न क्या हो गया? करण हो गया। ठीक है, ये वो है ना, क्या है? साधन है ना। ठीक है, गुड। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये सह ये अव्यय वाक्य में हो तो उसके आगे का शब्द तृतीया विभक्ति करे। ठीक है, संप्रदान जिसमें ज्ञान दिया जाता है, वाक्य में जिसको दान दिया जाता है वो संप्रदान विभक्ति है। ठीक है, नम अव्यय जिस वाक्य में उपयोग हुआ हो उसके पास के शब्द की चतुर्थी विभक्ति होती है। समझ में आ गया? स्वरित रुच ये धातु वाक्य में आए तब चतुर्थी विभक्ति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद की बात कर लेते हैं हम अपदान। जगह जहां से दूर जाने की क्रिया होती है उसको हम अपदान बोलते हैं, ये पंचमी विभक्ति हो। बात कर लेते हैं हम अब यहाँ पर संधि की।
संस्कृत में है ये। तो यहाँ पर 4 टाइप के संधि दे हुए, कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और ऋत्व प्रकरण संधि। ओके, ये ब्रीफ में जटिंग करानी है इसकी, तो वो पूरा के पूरा देख लेंगे हम, सारी संधि कंप्लीट करेंगे और ये 15 मार्क के लिए होती है। ओके, सो एमसीक्यूज नहीं पूछे जाते, 5 मार्क का एक एसएक्यू पूछा जाता है और 10 मार्क का एक एलक्यू पूछा जाता है। ये मैं मेरे दिल से नहीं बोल रहा हूँ, एनसीआईएसएम का सिलेबस है ये, मतलब ये है, ब्लूप्रिंट है। उसके बाद देख लेते हैं हम स्वर संधि के 8 प्रकार हैं। इसको अच संधि भी बोला हुआ है। स्वर संधि कितने प्रकार है? तो 8 प्रकार है। ओके, सो यह संधि य व र ल इको नाची, इसका ये क्या है? हमारा सूत्र है। तो पूर्व पद के जो आखिरी में रहता है, शेवट में, वहां पर ये लगाना है। ई उ औ त्र ल य व र ल, ऐसे, ठीक है। अ ई विजातीय स्वर, य लगाना है उसके लास्ट में, उ प्लस विजातीय स्वर, व लगाना है उसके आखिरी में, त्र विजातीय स्वर, र लगाना है इसके आखिरी में, ल विजातीय स्वर, ल लगाना है इसके आखिरी में। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर बताया हुआ है कि धात्र प्लस अक्ष, ठीक है, धात प्लस त्र प्लस अक्ष, इसका क्या होगा? तो धार्त प्लस र प्लस अश, ठीक है। यहाँ पर देखा होगा आपने, ये देखो, ये विजायती स्वर है और इसका त्रल है, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, वैसे जमना थोड़ा मुश्किल है। तो इसका क्या होगा पूरा? ताद्रक्ष, दाद्रक्ष, ठीक है। मेरा प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं है, सो वो टैकल कर लेना। उसके बाद सूदी प्लस उपस्य, तो इसको अब हमको क्या करना है? सूद प्लस ई प्लस उपस्य, तो ई के जगह य आएगा, सो सूद प्लस य प्लस उ, ठीक है, प्लस पस्य, सुदा सुदो पस्य, ठीक है, ये ऐसा उसका वो होगा। उसके बाद यंता व तांदेश संधि, आयादी संधि भी बोल सकते हैं हम इसको। थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत गड़बड़ संस्कृत में, ठीक है, क्योंकि मेरी मदर टंग उर्दू है, इसलिए। ई को अय होगा, ओ को अव होगा, ए को आय होगा और औ को आव होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम, इसका सूत्र क्या है? ये सूत्र है इसका, ईचो अव अय व यव, ठीक है। सो हरे, हरे प्लस ये, हर प्लस ए, हर प्लस ए प्लस ए, ठीक है। सो हरे, ये इसका एग्जाम्पल दे दिया। दूसरा एग्जाम्पल नायक, तो नई प्लस एक, नय प्लस ए प्लस एक, नय प्लस आई प्लस एक, नाय प्लस एक, नायक, ठीक है, ये ऐसा होगा। हम क्या करते थे ना, मैं ऐसी, मेरे को हंसी आ रही है थोड़ी, तो बीच में कुछ भी लिख देते थे और लास्ट में ये बना देते थे, ठीक है, होता है ना वो। तो ऐसे किए करके भी ऐसे करते थे हम, ठीक है। उसके बाद गव्यम, तो गौ प्लस यम, ऐसे आएगा इसका सबसे पहले। तो फिर ग प्लस औ प्लस यम, इसका और तोड़ेंगे हम इसको, तो ग प्लस औ प्लस यम, गव्यम। ये एग्जाम्पल है, आपको कौन सा भी पूछा जा सकता है, एज आई सेड टू यू, कि इसमें आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगी। उसके बाद गुण संधि की बात कर लेते हैं हम। तो ए कंठ प्लस ए तालव्य, तो इसका ए कंठ तालव्य ऐसे होगा। ई प्लस आई, ई आया तो, आ प्लस उ आया तो औ होगा कंठोष्ठ, इसको हम गुण संधि बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उपेंद्र दिया है यहाँ पर, तो उप प्लस इंद्र, उप प्लस ए प्लस ई, ठीक है, ये नया है यहाँ पर, प्लस द्र, ठीक है, उप प्लस ए प्लस द्र, तो यहाँ क्या होगा? उपेंद्र, ठीक है। गंगोदकम, गंगा प्लस उदकम, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अ प्लस ओ है ना, तो ये देख लो आप, ठीक है। सो गंग प्लस आ प्लस उ प्लस दकम, गंग प्लस ओ प्लस दकम, गंगो दकम, ऐसे इसको पहले तोड़ेंगे। संधि का मतलब तोड़ना होता है, फिर उसको ये इस हिसाब से तोड़ेंगे हम, ये जो सूत्र दिया हुआ है ना, उस हिसाब से, ठीक है। अब इसको आपको प्रैक्टिस ही लगेगी, इसलिए आप कुछ टॉपिक छोड़ भी दिए ना तो चलेगा। पेपर 2 में थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लेना, पेपर 2 का भी 1 शॉट आने वाला है, वो भी देख लेना संस्कृत का। वृद्धि संधि, ठीक है, अ प्लस आ प्लस ए प्लस ए, इसका ए होगा, अ प्लस आ प्लस ओ प्लस औ, तो इसका हम ओ कर देंगे, ठीक है, मतलब संधि को, इसको वृद्ध संधि बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर गंगो दे रखा है, तो गंगा प्लस ओ, ठीक है, ओ आया ना यहाँ पर, तो इसको चेंज करना है हमको, तो गंग प्लस आ प्लस औ, ठीक है, ये सूत्र है उसका, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। सो गंग प्लस आ प्लस औ प्लस घ, गंग प्लस औ प्लस घ, गंगोद, ठीक है। उसके बाद परस्वरूप संधि कैसी रहती है? तो अ प्लस ए होता है, और उसके साथ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो एग्जाम्पल क्या होगा? प्रचेत, प्रजेते,
तो प्रज प्लस ए जते, प्र प्लस ए जते प्रजते। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कैसे तोड़ा है हमने। ये याद रखो आप, ठीक है, ये याद रहे ना तो फिर ये तोड़ते आएगा आपको अच्छे से। स्वर्ण दीर्घ संधि प्लस कैसे होती है, तो अ प्लस आ हो जाता है, ई प्लस ई हो जाता है, उ प्लस उ हो जाता है। अक स्वर्ण दीर्घ इसका सूत्र है। ठीक है, विष्णुदय, विष्णु प्लस उदय, विष्णु प्लस उ प्लस उदय, विष्णु प्लस उ प्लस दय, विष्णुदय। ठीक है, अब ये डबल उ आया है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी उ था और यहाँ पर भी उ था, तो इसको विष्णुदय ऐसे तोड़ के हमने बना दिया है यहाँ से। मेरे को मालूम है आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपको ये सूत्र याद करने पड़ेंगे पहले। ठीक है, तभी आपको ये सब समझ में आएगा। मैंने तो नहीं किए थे, देखो सच में बोल रहा हूँ। पूर्व रूप संधि ए प्लस ए, तो इसका क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ओ प्लस अ का क्या होगा, ओ होगा। तो हर, इसका एग्जांपल हर अयव, तो हरे प्लस एव, हर प्लस ए प्लस एव, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये याद करना पड़ेगा, तब आपको ये जम जाएगा। ओके, हर प्लस ए प्लस व हरेव। ठीक है, ये इसका पूर्व रूप हो गई। प्रकृति भाव संधि की बात कर ले हम, तो गो अग्रम, गो प्लस अग्रम, ग प्लस ओ प्लस अग्रम। ठीक है, समझ में आ गया, गुड। उसके बाद व्यंजन संधि में टाइप्स कितने हैं, तो व्यंजन संधि के भी टाइप्स देख लेते हैं हम। तो शुत्व संधि, ठीक है, स से श हो जाता है, त से च हो जाता है, ध का झ हो जाता है, द का ज हो जाता है, ध का ज हो जाता है, न का त्र हो जाता है। ठीक है, राम शेषते। ठीक है, एग्जाम्पल बताया हुआ है इन्होंने, तो शमस प्लस शेते, शमश प्लस शेते, शम शेते। ठीक है, राम शेते। ठीक है, राम है ये, रा है। ठीक है, तो राम शेते। ओके, उसके बाद हम षटत्व संधि देख लेते हैं। तो स का श होगा, त का ट होगा, ध का ट होगा, द का ड होगा, ध का ढ होगा और न का न होगा। ठीक है, सो शमत एग्जाम्पल के तौर पे पेस्टा देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर क्या आया हुआ है, तो श आया हुआ है, देखो श। ठीक है, तो श का क्या होगा, स होगा यहाँ पर। तो ऐसे ही एग्जाम्पल दिए हुए, तो शेष प्लस ता, शेष प्लस टा, शेष्टा, ऐसे इसका टुकड़े हो गए। उसके बाद जत्व संधि है, तो जत्व संधि का कैसे होगा, झल आया यहाँ पर, जैसे झ आया तो ज होगा उसका, भ आया तो ब होगा, ग आया तो ग होगा, ड आया तो ड होगा, न आया तो द होगा, और इसी के विपरीत अगर वर्ड में ये आया तो इसका उल्टा हो जाएगा। सूत्र तो याद करने ही पड़ेंगे संधि में, नहीं तो आपको नहीं जमेगी संधि। वागिश, वाग प्लस ईश, देखो यहाँ पर है क्या है यहाँ पर आया हुआ, वागिश में क्या आया हुआ है, तो श आया हुआ है, देखो। ठीक है, वाग प्लस ईश, वागिश। ठीक है, ये बताया हुआ है। अनुनासिक संधि में क्या रहता है, तो त ध द ध न, ये चेंज होता है। तो पंचतान मात्रा इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो पंच तन प्लस मात्रा, पंच तन प्लस मात्रा, पंच तन मात्रा। ठीक है, पंचत न प्लस मात्रा, ये देखो ये। ठीक है, समझ में आ रहा है, इससे अनुनासिक है, अनुनासिक ये है ना, इसका ये चेंज हो जाता है। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं हम पर स्वर्ण संधि। तो शांत, शाम प्लस त, शान प्लस त, शांत। ठीक है, ये पर स्वर्ण संधि हो गई हमारी। उसके बाद चत्व संधि, तो झल प्रत्याहार, खर प्रत्याहार और वर्ण चर प्रत्याहार इसमें लगता है। उद्धानम, तो उत प्लस स्थानम, उत प्लस ध प्लस स्थानम, उद प्लस धानम, ऊत प्लस स्थानम और उत्थानम, ऐसे इसका चत्व संधि का बनता है। पूर्व स्वर्ण संधि का वाग क्या बनेगा, वाग, वाक प्लस वाघ हरि, तो वाक प्लस हरि, वाग प्लस हरि, और वाक, पहले वाक आया और फिर ग आया, उसके बाद वांग हरि, ऐसे बन गया। चत्व संधि जय वर्ण य और ज बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अट प्रत्याहार वर्ण है ये। ठीक है, तो तच्छिव का क्या होगा, तो तद प्लस शिव, तद प्लस श प्लस इव, तज प्लस श प्लस इव, क्या होगा इसका, तच प्लस श प्लस इव, तच प्लस छ प्लस इव, तच्छिव। ठीक है, यहाँ से एक मिनट, ये बन जाएगा। ओके, चलो अनुस्वार संधि, तो अनुस्वार जिस पे है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो म यहाँ पर आ जाता है, तो हरि प्लस वंदे, हरिम प्लस वंदे, हरि वंदे होता है इसका। ठीक है, उसके बाद तुगाम संधि, तो 4 प्रकार के होते हैं ये तुगाम संधि। तो सन प्लस शंभु, सत्र प्लस शंभु, शत्रभु, सन प्लस त प्लस शंभु, ये पहला प्रकार हो गया इसका। ठीक है, ऐसे इसको तोड़ सकते हैं। दूसरा सन प्लस त प्लस शंभु,
सत शंभु हो जाएगा इसका। फिर तीसरा प्रकार ऐसे भी तोड़ सकते हैं हम इसको, सच प्लस च प्लस शंभु, तो सच ज शंभु, ठीक है, सज प्लस च प्लस शंभु, सज शंभु, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट की, तो वह है ऋत्व आदेश संधि। तो छ व प्रत्याहार लगता है इसको, छ ट छ ड त च ट त, या इसके आगे हमको अम लगाना पड़ता है, ठीक है। चक्रीन प्लस स्त्रायव स, चक्रीय प्लस त्रायव स, चक्री प्लस त्रायव स, चक्री स प्लस त्रायव स, चक्री त्राय सव, ठीक है। ये इसका हमारा ऋत्व आदेश संधि का हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं हम विसर्ग संधि की। तो विसर्ग संधि में ऋत्व संधि रहती है, जिसके आगे से स रहा तो उसको रु का आदेश देना पड़ता है। उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, धेनुष्छति, धेनुष प्लस गच्छति, धेनुर प्लस गच्छति, धेनुर गच्छति, ठीक है। और उसके बाद उकार संधि, तो रस्व के आगे दो रु आला पुनः तसस अ आला तर रु चा उ, ठीक है। सो शिवास प्लस अच्छ, शिविर प्लस अच्छ। अब यहाँ पर क्या क्या लगाना है, तो अ लगाना है और उ लगाना है। शिव प्लस अ प्लस र प्लस अर्च, शिव प्लस अ प्लस उ प्लस अर्च, शिव प्लस आ। अब ये यहाँ पर ऊपर का कंसेप्ट लेना है आपको, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो वाला, ठीक है। तो शिव प्लस अर्च, ठीक है, ये बन जाएगा इसका। उसके बाद लूप संधि है हमारे पास, तो लूप संधि में र र र लोप लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो पुनः रमते, तो पुनर् प्लस रमेत, पुनः प्लस रमते, पुनः रमेत, रमते पुनः रमते, ठीक है। पुनः स्मते, ये हो जाएगा र र र के र स र का हमको लोप लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर हमारी पूरी संधि खत्म होती है, ठीक है। अब देखो मैंने जितना, मेरे को समझाते नहीं आती संस्कृत, बट स्टिल आपका बोलना था कि कैसे भी करके भैया वन शॉट ले लो, तो मैंने मेरी टूटी फूटी जितनी संस्कृत आती थी उन्हें आपको बताया है, ठीक है। सो थैंक यू। इसके बाद हम समास देख लेते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम समास की। तो केवल समास, समास के प्रकार कितने हैं, तो यहाँ पर 5 समास प्रकार बताए हुए। केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रवी समास और द्वंद्व समास, ठीक है। तो सूप प्रत्यय विभक्ति, मूल विभक्ति प्रत्यय की क्या क्या होती है, तो वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहली चीज बताता हूँ मैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन, ठीक है, ऐसे होता है। तो प्रथमा की एक वचन में कैसा होता है, तो स सु होता है, द्विवचन में ओ होता है, अनेक वचन में अस प्लस अस हो सकता है या जस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद द्वितीया में अम एक वचन, द्विवचन में ओट और अनेक वचन में अस होता है, ठीक है। तृतीया में आ ता और द्विवचन में भाम होता है, अनेक वचन में भिस होता है। चतुर्थी में ए डे होता है, द्विवचन में भ्याम होता है, अनेक वचन में भिस्य होता है, ऐसे करके होता है। पंचमी की बात कर ले तो एक वचन में अस, द्विवचन में भ्याम, तिवचन में भस, ऐसे होता है। षष्ठी में अस और द्विवचन में ओस होता है, अनेक वचन में आम होता है, ठीक है। उसके बाद सप्तमी में ई डी और द्विवचन में ओस होता है, अनेक वचन में सु होता है। इसका संबोधन में स होता है, द्विवचन में ओ होता है और अनेक वचन में अस होता है, ठीक है। 2 प्रकार के हमको यहाँ पर विग्रह देखने को बोलते हैं, विग्रह देखने को मिलते हैं समास के। एक है लौकिक विग्रह जिसको व्यवहारक बोलते हैं, और एक होता है अलौकिक विग्रह जिसको मूप प्रत्यय भी बोल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम केवल समास की। तो केवल समास जो पद के आखिर में सूप प्रत्यय लगता है उसको हम केवल समास बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया, गुड। सो भूतपूर्व, देखो सूप आया ना, सु आया, भूतपूर्व, तो पूर्व प्लस, इसमें भी थोड़ा बहुत तोड़ना पड़ेगा, पूर्व भूत लौकिक विग्रह है ये, पूर्व प्लस अम प्लस भूत प्लस सु, ये अलौकिक विग्रह है। तो पूर्व प्लस भूत सुपु धातु प्रतिपादिकियों विभक्ति से बना हुआ है भूतपूर्व, ठीक है। भूतपूर्व प्लस सु, भूतपूर्व प्लस स, भूतपूर्व, ठीक है। सो ये हो गया केवल समास हमारा, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझ गया होगा, दूसरा एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है। अब अव्ययी भाव समास कैसा होता है, तो दूसरा समास की बात कर लेते हैं हम। तो शब्द विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्यय और असंपृक्ति, ये होता है इसमें। और अव्यय इसमें अधि
विभक्ति की अधि होती है, जो ठिकान पे रहता है वो इसका अर्थ होता है अधि का। समीप का उप, जिसके पास रहता है वो होता है समृद्धि। सु मतलब देव प्राप्त संपत्ति। वृद्धि दूर मतलब का विनाश, ठीक है। और ये अर्थाभाव नी का अभाव। अत्यय अति का नाश एवं अभाव। असंप्रप्ति अति अयोग्य जो काल रहता है उसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो अव्ययी भाव समास है, जो प्रथम पद आपको ये दिखा जहाँ पर उसका ये होगा, ओके। उसके बाद शब्दार्थ प्रादुर्भाव, तो इसका इति होता है, ठीक है। उसका ज्ञान पश्चात अनु का अंतर यथा प्रकार है, इसके यथा के प्रकार है। योग्यता विपा प्रथार्थ अनुवृत्ति सादृश्य, ये सब इसके प्रकार है। तो योग्यता का अनु है इसके लिए, योग्य विपा का प्रति है प्रत्येक के लिए। पदार्थ अनुवृत्ति यथा के अनुसार, सादृश्य सह है उसका जैसे, ठीक है। अनुपूर्व अनु के अनुसार, योग पद सह उसके संहित, सादृश्य सह उसके जैसा, संपत्ति सह उसकी जैसी संपत्ति, सांकल्य सह ला ही उसको नहीं वगड़ते हुए, अंत सह उसके प्राधान्यता पे, ठीक है। समझ में आ गया आपको? गुड। सो ये एग्जाम्पल दिए हुए, तो एग्जाम्पल मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एग्जाम्पल बता दिया तो। उसके बाद हमारे पास दूसरा कौन सा है, दूसरा देख लेते हैं हम। पहला हो गया क्या? पहला कहा था? चलो चलो, केवल समास हो गया हमारा, अव्ययी भाव हो गया। ये पूरे एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल तत्पुरुष, ठीक है। तत्पुरुष की 5 विभक्तियां होती है, 5 टाइप्स होते हैं। तो विभक्ति जन तत्पु, उपपद तत्पु, कर्मधारय और द्वेंगु तत्पुरुष समास, ठीक है। जब द्वितीय विभक्ति के पद श्रित अतीत पतित गत अत्यय प्राप्त हो, उस प्रत्ययों को शब्द को समास कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल समझाऊंगा मैं, बाकी के आपने देख लेने हैं, ओके। तो कृष्णाश्रित, कृष्णा को आश्रित, ठीक है। कृष्ण प्लस श्रित लो, कृष्ण प्लस अम प्लस श्रित अलो, कृष्ण शीत श्रित सुपो धातु, कृष्ण भीत कृष्णाश्रित र कृष्णा आश्रित, ठीक है। ये क्या हो गया इसका, यहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास की वो हो गया, मतलब एग्जाम्पल हो गया। तो ये तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल यहाँ पर बता दिया। देखो आपको इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस ही करना पड़ेगी, ये मैंने छोड़ दिया था सब्जेक्ट, लिटरली बोल रहा हूँ। मेरे को भी इतने अच्छे से नहीं आता है, लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में बहुत बार बोला था और मैंने बोला भी था मेरे को इतने अच्छे से नहीं आता है, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ पढ़ के बता रहा हूँ कि ये सिलेबस है, मैं समझा नहीं रहा हूँ, क्लियरली बोल रहा हूँ, ओके ओके। उसके बाद बात करते हैं हम पंचमी विभक्ति की, षष्ठी विभक्ति, ये देख लो आप एक बार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास कौन सा है, तो बहुब्रवी समाज है, जिसका अर्थ होता है अनेकमन्य पदार्थों से बनना। तो इसका अन्य पदाला विशेष महत्व, अन्य पद को इसका विशेष महत्व दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल लूंगा मैं, बाकी के आपने देख लेने हैं। तो प्रदोक्तकम, ठीक है, जो ठिकान पे पानी प्राप्त होता है उसको प्रदोक्तकम बोलते हैं। प्राप्त प्लस उदक प्लस स, इसमें लौ आ रहा है, प्राप्त सु उदक सु अलो, प्राप्त प्लस उदक सुप धातु, प्रत्योदक ये होता है प्रत्योदक प्लस सु, प्रत्योदक प्लस आम, प्रत्योदकम, ठीक है। ये हो गया। उद प्लस रथ प्लस एन, ये है तृतीया विभक्ति है इसकी है। तो ये भी देख एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। तो उद प्लस सु प्लस रक प्लस सु, इसका ये होगा, और उड़स्य अनुमान इसका हो सकता है। उसके बाद द्वंद्व समास की बात कर लेते हैं, तो इसमें 4 टाइप है, समुच्चय, अनुच्चय, इतरेतर योग, समाहार, ये 4 इसके अर्थ है, सॉरी 4 अर्थ है। हरि हरो, हर प्लस च प्लस हरि प्लस च, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। तो हर प्लस सु प्लस हरि सु, इसका ये हो गया। इसको और हमने छोटा किया तो हर हरि, ये होगा हरि हर, ये भी होगा द्वंद्व में। और हरि हर प्लस अ हरि हरो, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा पेपर में भी, ठीक है। सो यहाँ पर इसकी मैं, उसके बाद का जो टॉपिक है हमारा वो है शब्द रूपानी, ठीक है। शब्द रूपानी में पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग शब्द रूपानी होता है, स्त्रीलिंग शब्द रूपानी होता है। उसके बाद नपुंसकलिंग शब्द रूपानी ऐसे होता है, ठीक है। उसमें भी अलग अलग टाइप है, जैसे पुल्लिंग में हमको ये बताए हुए हैं, ये शब्द बताए हुए हैं, उसमें से मैं एक एक शब्द का आपको करके बताऊंगा। जैसे वैद्य का पुल्लिंग अकारंत का वैद्य हो गया, ऐसे मैं आपको बताऊंगा, वो आपको याद ही करना पड़ेगा, एटलीस्ट एक हर इसमें का एक एक तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है।
सो लास्ट डे होंगे आपके, तो ये मुश्किल है आपको कर पाना, बट स्टिल देख लेते हैं हम। तो अकारांत में को क्या क्या दिया हुआ है वो बता देता हूँ मैं सबसे पहले। पुल्लिंग अकारांत में क्या क्या है, तो देव, वात, वैद्य, रुग्ण, राम। स्त्रीलिंग में कुछ नहीं दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट, तो इसमें से आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नपुंसक लिंग में पित्त, वन ऐसे दिया हुआ है। आकारांत में पुल्लिंग नहीं दिया हुआ है, वेराज स्त्रीलिंग बला, कला, स्थिरा, माला ऐसे दिया हुआ है। नपुंसक लिंग में कुछ नहीं दिया हुआ है। इकारांत में क्या दिया हुआ है, तो अग्नि, मुनि पुल्लिंग में दिया हुआ है। संप्राप्ति, मति, प्रकृति स्त्रीलिंग में दिया हुआ है। अस्थि, वारी, अक्षी, दधि ये नपुंसक लिंग में दिया हुआ है। इकारांत में पुल्लिंग में नहीं दिया हुआ है कुछ। वेराज स्त्रीलिंग में धमनी, नदी दिया हुआ है, और नपुंसक लिंग में कुछ नहीं दिया हुआ है। कुछ नहीं दिया हुआ है मतलब अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट की बात कर लेते हैं हम, ब्लूप्रिंट के हिसाब से। ओके, सो ये 10 मार्क के लिए रहेगा आपको। उसके बाद उकारांत में ऋतु, भानु, गुरु दिया हुआ है पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में रज्जु, धेनु, और नपुंसक लिंग में अश्रु, मधु दिया हुआ है। उकारांत में नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। वेराज स्त्रीलिंग में वर्षा, भू, वधु दिया हुआ है। नपुंसक लिंग में नहीं दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, प्रकारांत में तो नृ, धातृ, पितृ, और स्त्रीलिंग में मात्र, और नपुंसक लिंग में ज्ञात्र, धात्र। ठीक है। ओ में क्या दिया हुआ है, तो पुल्लिंग में गो दिया हुआ है। स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में नहीं दिया हुआ है। ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट हमारा अकारांत में पुल्लिंग शब्द एक ले लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे, वैद्य। तो इसमें कर्मा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन ऐसे आपको पहले लिख लेना है। शब्द रूपानी में कोई भी शब्द दिया हुआ रहेगा आपको, वो शब्द से आपको क्या करना है, पूरा टेबल बनाना है। ओके, सो इधर याद रखिएगा आप कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन आपको लिख लेना है। उसके बाद एक वचन, द्विवचन और बहुवचन यहाँ पर लिख लेना है। और यहाँ पर तो आपको पता ही होगा, ये प्रथमा है, कर्ता, कर्म द्वितीया है, हमने देखा ना पीछे ही, कहाँ पर कारक में द्वितीया है, ये करण तृतीया है, संपदान की तो चतुर्थी है, आपादान पंचमी है, संबंध यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ये षष्ठी है, अधिकरण सप्तमी है, और संबोधन संबोधन है। ठीक है। सो कर्ता की बात कर लेते हैं हम। एक वचन में पुल्लिंग का पुल्लिंग शब्द वैद्य का वैद्य होगा, द्विवचन में वैद्य होगा, और बहुवचन में वैद्य होगा। ठीक है। कर्म का वैद्यम एक वचन में, द्विवचन में वैद्यो, और बहुवचन में वैद्यान। ठीक है। वेरास करण का वैद्य न होगा एक वचन में, वैद्याभाम होगा द्विवचन में, और वैद्य होगा बहुवचन में। संप्रदान का क्या होगा, तो वैद्या यह होगा एक वचन में, द्विवचन में वैद्याभाम होगा, और बहुवचन में वैद्य भय होगा। ठीक है। आपादान में वैद्यात होगा एक वचन में, द्विवचन में वैद्याभाम होगा, और बहुवचन में वैद्यभ होगा। ठीक है। संबंध में एक वचन का वैदस्य होगा, द्विवचन में वैद्यो होगा, और बहुवचन में वैद्यानाम होगा। अधिकरण में वैद्य होगा एक वचन में, द्विवचन में वैद्यो होगा, और बहुवचन में क्या होगा, वैद्यशु होगा। ठीक है। सो याद रखना है आपने ये, इसकी कुछ ट्रिक लगा लेना है आपने, मैंने तो याद नहीं किया था, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। संबोधन एक वचन में है वैद्य होगा, द्विवचन में है वैद्य होगा, और बहुवचन में है वैद्या ऐसे होगा। ठीक है। नपुंसक लिंग की बात कर लेते हैं हम। तो इसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, और प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी ऐसी है यहाँ पर भी लिख लेना है आपने। क्या, कर्ता, कर्म, करण, आपादान, संपादान, अधिकरण और संबोधन ऐसे लिख लेना है। अब पित्त की बात कर लेते हैं हम अकारांत में। तो एक वचन में पित्त, द्विवचन में पित्ते, और बहुवचन में पित्तानी। एक वचन में पित्त, द्विवचन में पित्ते। ठीक है। ये किसका होगा, द्वितीया का होगा, और बहुवचन में पित्तानी। तृतीया का क्या होगा, एक वचन में पित्तेन, द्विवचन में पित्यावाम, बहुवचन में पित्ते। ठीक है। ये हो गया हमारी। चतुर्थी में क्या होगा, पित्तस्य एक वचन में, पित्याभाम द्विवचन में, बहुवचन में पित्याभे। ठीक है। और एक वचन में क्या होगा यहाँ पर पंचमी में, तो पित्तात, द्विवचन में पित्याभाम, और बहुवचन में पित्तेभ, पित्तेभ्य। ठीक है। षष्ठी में क्या होगा, तो इसका पित्तस्य, द्विवचन में पित्तेयो, और बहुवचन में पित्ता नाम। और संबंध में क्या होगा, तो पित्ते एक वचन में पित्ते होगा, द्विवचन में क्या होगा, तो पित्तेयो, और बहुवचन में पित्तेषु। और संबंध संबोधन में क्या होगा, हे पित्ते, हे पित्त, हे पित्ते, हे पित्तानी ऐसे होगा। ठीक है। समझ में आ गया आपको। इकारांत का भी देख लेते हैं हम। एक शब्द पुल्लिंग उठा लेते हैं। तो पुल्लिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और इधर विभक्ति दी हुई है। तो एक वचन में प्रथमा का कवि होगा, द्विवचन में भी कवि होगा, लेकिन विलांटी देख लीजिएगा, बहुवचन में कवय होगा। व्याराज द्वितीया में कविम होगा एक वचन में, द्विवचन में कवि होगा, बहुवचन में कवीन होगा। ये द्वितीया की बात है। फिर उसके बाद तृतीया की बात कर लेते हैं हम। तो एक वचन में कविया, द्विवचन में कविभ्याम,
बहुवचन में कवि भी। ठीक है, चतुर्थी में कवये, द्विवचन में कविभ्याम और बहुवचन में कविभ्य। ठीक है, whereas पंचमी में कवे, कविभ्याम और कविभ्य। ठीक है, ये देख लेगा आप षष्ठी में। उसके बाद सप्तमी में क्या होगा, तो कवे, कंठयो, कवि या नाम, बहुवचन में ऐसे होगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम संबोधन की। तो संबोधन में कैसा होगा, कवे, कवि, कवय। ठीक है, स्त्रीलिंग में भी, स्त्रीलिंग की मति देख लेते हैं हम। ये किसका बात चल रही है, हमारी इकारांत की बात चल रही है। तो मति एवं में द्विवचन में मति, बहुवचन में मतय, और विभक्ति क्या होगी, तो प्राय ऐसी विभक्ति होगी इसकी होगी। ठीक है, मति, मति और मति। ठीक है, मति, 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 ये द्विवचन में होगा। एक वचन द्विवचन बोल रहा हूँ मैं, कंफ्यूज हो जाता हूँ। द्वितीय में होगा, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में ऐसे होगा। ठीक है, सो ये देख लीजिएगा आप, एक चार्ट आपको एक बता दिया मैंने, 3 एग्जांपल आपको बता दिए यहाँ पर सबके। ठीक है, सो ये हो गया हमारा शब्द रूपानी। इसके बाद धातु रूपानी देख लेते हैं। देखो, ये शब्द रूपानी में आपको याद ही करने पड़ेंगे सब के सब, देयर इज नो ऑप्शन। ठीक है, सो शब्द रूपानी हो गया, धातु रूपानी हो गया, इसमें याद करना ही पड़ेगा। तो रैदर देन आप याद करने के, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा होगा ये, तो आपको ये स्किप कर सकते हो आप, और पेपर 2 में जम के ये कर लीजिएगा। पेपर 2 का भी मैं वन शॉट डालूंगा, और ये इतना अच्छे से नहीं पढ़ाते आता मेरे को, लेकिन पेपर 2 में पूरा अच्छे से आपको बता दूंगा। ठीक है, बात करते हैं हम धातु रूपानी को, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये काल वर्तमान काल आता है, इसमें प्रथम भूतकाल आता है, भविष्य काल आता है, और लोट लकार आता है जो कि अज्ञार्थ होता है, और विधि लिंड लकार आता है जो विध्यर्थ होता है। ठीक है, सो ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके सिवा आपको कोई चारा नहीं है अगर आपको ये याद करना है तो। ठीक है, सो इसमें जो परस्मति कालार्थ प्रत्यय है वो इधर के साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, और आत्मनेपदीय कालार्थ वो इधर के साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, गुड। सो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अब कि परस्मति पदे की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो कैसा रहेगा वो, इसमें लट लकार की बात कर लेते हैं। तो एक वचन रहता है, द्विवचन रहता है, और बहुवचन रहता है इसमें, और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष ऐसे यहाँ पर संज्ञा दी गई हुई है। ठीक है, सो अ व लट लकार में परस्मत पदी कालार्थ की बात की जाए तो उत्तम पुरुष को एक वचन में मी लगाएंगे, द्वितीय वचन में व लगाएंगे, बहुवचन में म लगाएंगे। वहीं पर आत्मपदी में उत्तम पुरुष के लिए एव के लिए ई लगाएंगे, द्वि एव मतलब एक वचन के लिए ई लगाएंगे, द्विवचन के लिए वहे लगाएंगे, बहुवचन के लिए महे लगाएंगे। मध्यम पुरुष के लिए आत्मनेपदी के लिए से लगाएंगे, एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए इथे, और बहुवचन के लिए द्वय। प्रथम पुरुष में ही, हाँ, एक वचन के लिए आत्मपदी कालार्थ में लट लकार में ते लगाएंगे, द्विवचन में इते लगाएंगे, और बहुवचन में अंत्य लगाएंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पर लट लकार में परस्मन पदे की मध्यम पुरुष की बात कर ले तो एक वचन में सी, द्विवचन में थ, और बहुवचन में थ लगाएंगे। ठीक है, थ, ये 2 टिम्ब है इसके, याद रखना है। वहीं पर प्रथम पुरुष की बात कर ली जाए तो एक वचन में ती लगाया जाएगा, द्विवचन में त लगाया जाएगा, और बहुवचन में अंति लगाया जाएगा। ठीक है, लंड लकार की बात करें तो इसको प्रथम भूतकाल बोलते हैं। इधर क्या रखा है हमने, तो याद रखना है आपने, इधर परस्मैपदी कालार्थ रखा है, और इधर आत्मनेपदी कालार्थ प्रत्यय ऐसे रखा हुआ है। तो लंड लकार में क्या आएगा, उत्तम पुरुष एक वचन में अम, उत्तम पुरुष द्विवचन में ब, बहुवचन पुरुष में म, उत्तम पुरुष में म, मध्यम पुरुष में एक वचन में स, द्विवचन में तम, और बहुवचन में त। वेरास प्रथम पुरुष में एक वचन में लंड लकार में प्रथम भूतकाल में त, द्विवचन में ताम, और बहुवचन में अन। ठीक है, इसको आपको प्रैक्टिस लगेगी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये नहीं समझ में आता है इतनी जल्दी, आपको प्रैक्टिस ही लगेगी इसकी। और मैंने तो नहीं की थी, खुला खुला बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को दिमाग के बाहर ही जाता था, या अभी भी बाहर जाता है, सिर्फ मैं जो पढ़ा हुआ है वही बता रहा हूँ। आपने बहुत ज़्यादा जिद की थी इसलिए बता रहा हूँ, मैंने कमेंट कर करके थक गया था, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस थे, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, कोई नहीं। इसके बाद हम देख लेते हैं आत्मनेपदी कालार्थ प्रत्यय। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उत्तम पुरुष के लिए एक वचन में ई, द्वितीय वचन के लिए वही, बहुवचन के लिए मही। मध्यम पुरुष के लिए एक वचन के लिए था, द्विवचन के लिए इथाम, और बहुवचन के लिए ध्वम। प्रथम पुरुष के लिए एक वचन में त, द्विवचन के लिए इताम, और बहुवचन के लिए अंत। ठीक है, वहीं पर लंड लकार की, लूट लकार की बात करते हैं भविष्य काल की। तो एक वचन में उत्तम पुरुष में सामी,
द्विवचन में साव, बहुवचन में साम। मध्यम पुरुष में एक वचन में सासी, द्विवचन में सथ और बहुवचन में स्य थ। ठीक है। प्रथम पुरुष में एक वचन में साथी, द्विवचन में सात और बहुवचन में साती। ठीक है। सो इधर आत्मनेपदी की बात कर लेते हैं हम। तो एक उत्तम पुरुष में एक वचन में से, द्विवचन में सा वहे, बहुवचन में सा महे। ठीक है। मध्यम पुरुष में से, स्य से, द्विवचन में से थे, बहुवचन में से थ्वे। प्रथम पुरुष की बात कर ले, एक वचन में तो सहते, द्वितीय वचन में से थे और बहुवचन में सा थे। ठीक है। समझ में आ गया आपको? गुड। लोट लकार की बात कर लेते हैं हम। तो उत्तम पुरुष में एक वचन में आनी, द्विवचन में आव, बहुवचन में आम। मध्यम पुरुष में एक वचन में ही, तम, द्विवचन में तम, बहुवचन में त। प्रथम पुरुष में एक वचन में तू, द्विवचन में ताम, बहुवचन में अंतु। ठीक है। समझ में आ गया आपको? यहीं पर आप देख लेते हैं आत्मनेपदी में। उत्तम पुरुष के लिए लोट लकार के लिए एक वचन में ए, द्विवचन में आहवय, बहुवचन में आम है, मध्यम पुरुष में स्वे, द्विवचन में इथाम, बहुवचन में ध्वम, प्रथम पुरुष में ताम, द्वितीय वचन में इथाम और बहुवचन में अंताम। ठीक है। सो यहाँ पर ये हमारा खत्म होता है। कौन सा? विधि लिंड लकार देख लेंगे लास्ट में। तो ये होगा हमारा आत्मनेपदी और ये हो गया परस्मैपदी। विधि लिंड लकार की बात कर लेते हैं हम। उत्तम पुरुष में एक वचन में इयाम, द्विवचन में ईव, बहुवचन में ईम। मध्यम पुरुष की बात कर ले, एक वचन में ई, द्विवचन में इताम, बहुवचन में इत। प्रथम पुरुष में एक वचन में इत, द्विवचन में इताम और बहुवचन में ईयु। आत्मनेपदी की बात कर ले हम। तो उत्तम पुरुष में एक वचन में ईय, द्विवचन में उत्तम पुरुष में इबाही, बहुवचन में इमाही। ठीक है। उसके बाद मध्यम पुरुष में एक वचन में इयाहा, ई या, द्विवचन में इयाथाम, बहुवचन में ईत्वम। ठीक है। प्रथम पुरुष की बात कर ले हम एक वचन में तो इत, द्विवचन में इयाताम और बहुवचन में ईरेयन। ठीक है। सो यहाँ पर धातु रूपानी हमारा। नौ प्रत्यय। तो प्रत्यय का मतलब क्या है? तो इसको लास्ट में लगाना है आपको। ठीक है। त की बात कर लेते हैं हम। तो त भू प्लस त भूत, नष्ट प्लस त नष्ट, लिख प्लस त लिखित। ये जो त है ना वो लास्ट में लगा के आपको ये इसको पूरा करना है। पठ प्लस त पठती, पठित। ठीक है। तुअतु, कवतु। तो भू प्लस तवान भूतवान, पठ प्लस तवान पठितवान। ये हो गया आपका कवतु। इसके बाद तव्यत है हमारे पास। पठ प्लस तवेत पठित्व, लिख प्लस तवे लिखित्व। ये हो गया हमारे पास तवेत। इसके बाद अनियार, लिख प्लस अनीय लेखनीय होता है, गम प्लस अनीय गमनीय होता है। इसके बाद है हमारे पास श्रुत प्रत्यय, लिख प्लस अत लिखत, पठ प्लस अत पठत। शानच का देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास शानच। तो कथ प्लस मान कथ यमान। प्लूट का है हमारे पास तप प्लस अन तपन और गम प्लस नम गमन। त्वा का है हमारे पास गम प्लस त्वा गत्वा, लिख प्लस त्वा लिखित्वा, पठ प्लस त्वा उदित्वा, पठ प्लस त्वा पठित्वा। ठीक है। लूट का है हमारे पास आ प्लस गम प्लस य, तो आगम्य ऐसे होता है। वी प्लस लिख प्लस य, तो इसका क्या होगा? विलिख्य। सम प्लस ट प्लस य, इसका होगा संपटे। ठीक है। विनी का है हमारे पास सुख प्लस इन सुखीन, गुण प्लस इन गुणीन। ठीक है। तीन का है हमारे पास स्मृत प्लस ती, इसका होगा स्मृति। तुमुन का है हमारे पास गम प्लस तुम गंतुम, लिख प्लस तुम का है हमारे पास लिखित तुम। ठीक है। क्लत प्लस तुम का है हमारे पास कथी तुम। ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हमारा प्लस प्रत्यय भी हो गया। तो आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो 50 रुपीज़ में मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा इफिशियंट पीडीएफ है। हो सकता है इससे आपकी पासिंग निकल जाए अगर ये पूरी पीडीएफ आप याद कर लिया और एप्लीकेशन लगाते आए आपको। ठीक है। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक विशेष देखेंगे और हम यहाँ पर ख़त्म कर देंगे संस्कृत। ओके। ना बात कर लेते हैं हम विशेष की। तो विशेष का मतलब क्या होता है? तो नाम के बारे में जो विशेष जानकारी देता है, विशेष जानकारी उपलब्ध करवा के देता है, उसको हम विशेष बोलते हैं। ठीक है। जैसे चित्र सुंदर है, इसमें सुंदर क्या आ जाएगा? विशेषण आ जाएगा। ठीक है। ये विशेषण आ जाएगा। मतलब नाम के बारे में जो क्या कर रहा है, हमको विशेष जानकारी दे रहा है। विशेष का मतलब जिसके बारे में विशेष जानकारी दी गई हो, मतलब जिसके बारे में, मतलब चित्र के बारे में दी हुई है, तो चित्र क्या होगा? हमारा विशेष हो गया। विशेष के प्रकार। तो विशेष के कितने प्रकार है भाई? 6 प्रकार है। कितने प्रकार है? 6 प्रकार है। तो वो कौन से वो देख लेंगे हम। तो सामान्य है सबसे पहले। सामान्य वर्णात्मक विशेष, मतलब जो सामान्य विशेष है उसको हम सामान्यतः वर्णात्मक विशेषण ऐसे बोलते हैं। जैसे गंगा नदी पवित्र है। उसके बाद तुलनात्मक, मतलब जब किसी दो व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना की जाती है
उसकी पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, विशेषण के प्रकार बोलते हैं। तो तुलनात्मक इसका दूसरा प्रकार है, जैसे अर्जुन कर्णात कुल कुशलतर। ठीक है, ये हो गई हमारा एग्जाम्पल इसका। कुशलतर क्या है, ये अर्जुन कर्णन से कुशलतर है, ये ऐसा बताया गया हुआ है। मतलब यहाँ पर क्या किया हुआ है, तुलना की गई हुई है। अतिशय बोधक मतलब अनेक में एक श्रेष्ठ या कनिष्ठ दिखाया हो तब, मतलब कविशु कालिदास श्रेष्ठ। ठीक है, एक को श्रेष्ठ दिखाना और एक को कनिष्ठ बताना, यहाँ पर ये बात हो रही है। तो कविशु कालिदास क्या है, तो सबसे श्रेष्ठ है कवियों में, लेकिन दूसरे कवियों को यहाँ पे क्या बताया हुआ है, कनिष्ठ बताया हुआ है, मतलब कम दर्जे का बताया हुआ है कालिदास से। तो ये भी क्या हो गया, विशेषण हो गया अतिशय बोधक। क्रमवाचक मतलब संख्याओं से क्रम समझना, मतलब संख्या जो है उससे क्रम समझना कोई चीज़ का, इसको क्या बोलते हैं, क्रमवाचक। जैसे अष्टमो अध्याय मतलब 8वां अध्याय, ये तो आपको समझ में आ गया, 8वां अध्याय की बात चल रही है कोई तो भी। उसके बाद गुणवाचक, विशिष्ट दर्शनाने वाले विशेषण, मतलब विशिष्टता जो दर्शाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, गुणवाचक। जैसे श्वेत वस्त्र मतलब सफ़ेद कपड़ा है ये, तो ये गुण हो गया उसका कि सफ़ेद है वो। उसके बाद क्रिया विशेषण मतलब क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वालों को क्या बोलते हैं हम, क्रिया विशेषण ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको, गुड। तो यहाँ पर हमारा संस्कृत पेपर 1 खत्म होता है। और मैं सच में बोलूँ तो मेरे को इतना अच्छे से ये पढ़ाते नहीं आया है, आप दूसरे वीडियोस देख लीजिए, वहाँ पर मैंने ठीक ठाक पढ़ाया हुआ है। लेकिन पेपर 1 मेरे को नहीं जमा है, मैं क्लियरली एक्सेप्ट करता हुआ, और आपने बोला था इसलिए मैंने ये आपको पढ़ के बताया हुआ हूँ। मेरे को ये समझाने में दिक्कत जाती है, ये एप्लीकेशन बेस्ड है, लैंग्वेज है इसलिए। सो अगर मेरे से कुछ गलती होगी तो आई एम सो सॉरी। थैंक यू।